आई एम प्राउड टू से आज की डेट में भी ओरा ब्रांड को लोग पहचानते हैं, जानते हैं। घर के कमरे से शुरू हो, अकेले शुरू हो सफर में, 4000 से ऊपर महिलाएं जुड़ी साथ में। जिन डीलर्स पे माल मेरा था, 1 साल के लॉकडाउन में वो माल तो जीरो हो गया। महिलाओं को तो हर चीज में कम आंका जाता है, कहाँ नहीं कम आंका जाता। और वो जरूरी नहीं है वो क्रिटिसाइज हमें बाहर से ही मिले, घर में भी मिलता है। स्मृति ईरानी जी ने भी हमारी लड़ियां लगाई थी। मैं इतनी बैक बेंचर, डम्बोज, बस ब्रेक में भी क्लास में बैठे रहना, नुकसान इतना कभी नहीं होता कि हम ना उसको पूरा कर सके। हम तो अपने हुनर से रास्ता खुद बनाते हैं, जो गिरा देते हैं दीवारें वही मकां पाते हैं। ये पंक्तियां उस सोच की पहचान है जो हालात से नहीं, अपने हौसलों से रास्ता बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप और मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। आज मेरी मेहमान एक ऐसी महिला उद्यमी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना भविष्य बदला बल्कि कई जिंदगियों को उनके पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया। घर से शुरू हुआ छोटा सा एलईडी बल्ब बनाने का प्रयास आज कई महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की रोशनी बन चुका है। जिद, जुनून और जज्बे की ताकत क्या होती है, इसकी मिसाल हैं देहरादून की कमलप्रीत कौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, आपने बुलाया मुझे इस कार्यक्रम में। 2016 में 2015 से जब सफर शुरू किया, क्या सोच के उस वक्त क्या सोचा था उस वक्त? एक्चुअली एक सपना देखा था। मैंने 2008 में इंडस्ट्री में जॉब किया। 2008 में हमारा जो सेलाकू इंडस्ट्रियल एरिया है, इट वाज अ न्यू थिंग, मतलब इंडस्ट्रीज में जाना। और मैंने 2008 में वहाँ पे जॉब करी, तो एक ड्रीम देखा कि काश मैं अपनी एक इंडस्ट्री बना पाऊँ। एंड जैसा कि होता है महिलाओं के साथ, वो बच्चों के साथ बिजी रहती हैं, कभी काम कर लिया, कभी छोड़ दिया। वही सिनेरियो मेरे साथ था। मेरे बच्चे जब थोड़े से बड़े हुए, उनका बोर्ड का एग्जाम है, वो करके मैंने जॉब छोड़ दिया। बट एक ड्रीम माइंड में था। उस ड्रीम को माइंड में रखते रखते हुए मैंने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस MBA किया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, क्योंकि आई हैव दैट ड्रीम, सोचा हुआ था। और 2015 के लगभग मैंने एक अपने ऐसी फ्रेंड से डिस्कस करा। मैंने कहा कि ये बिजनेस में बिना पैसे के कैसे कुछ किया जाता है। मेरे हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से ही हैं, तो उनको मैं देखती थी काम करते हुए, और वो उस समय बॉम्बे में काम कर रहे थे। तो मेरे मन में एक थॉट था कि बिना पैसे के कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि सुनने में आता है गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, पर ये कैसे पता चलता है। तो उसने मुझे सजेशन दिया कि आप जिला उद्योग केंद्र जाओ। DIC आपके बिल्कुल पास में ही है, सामने है। तो मैं वहाँ पे DIC गई। DIC में हमारे मैनेजर होते थे तब करण सिंह जी। आई एम थैंकफुल टू हिम, कह लो। वहाँ पे मैं गई, उन्होंने अपनी एक बेटी की तरह मुझे ट्रीट किया। मेरे माइंड पे जो इम्पैक्ट था ना, सरकारी लोग बिना पैसा लिए कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल ब्रेन वॉश होगी वो चीज़। वहाँ जाके जब मैंने उनसे पूछा, तो ही टोल्ड मी अबाउट अ स्कीम कॉल्ड PMEGP। इट्स अ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें आपको अभी तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी ताकि और लोगों को भी हेल्प हो इसमें। इस स्कीम में उस समय क्या था, 10 लाख सर्विस में और 25 लाख तक इसमें था कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन ले सकते हैं, और महिलाओं को 25 से 35% तक की सब्सिडी। अब हमारा मिडिल क्लास इंसान क्या सोचता है, मैंने भी ये सोचा था, फ्री का पैसा है। फ्रैंकली टेलिंग यू, मैंने सोचा 20-25 लाख की फाइल लगा के, जो 25% शहरी क्षेत्र में 25% है, 25% सब्सिडी आएगी, वो यूज करूंगी, बाकी पैसा एज इट इज रख देंगे। उस समय हम लोग के लाइन लग के फॉर्म मिलते थे, अभी तो सब ऑनलाइन होके हर कोई भर रहा है। फॉर्म लिया और मेरे पास जेन्युइन वाला, ना मैंने घर में पूछा ना बताया, और शुरू कर दिया। जबकि जब लोगों को पता चला, मतलब फैमिली मेंबर्स को ही, इवन माय हस्बैंड भी नहीं कहूँगी, मेरे ब्रदर वगैरह सबको ये हुआ कि हमारे घर में किसी ने लोन नहीं लिया और तुम सीधा सा 20 लाख का 25 लाख का लोन सोच रही हो। मैंने कहा मैंने तो कर दिया। मैंने फाइल बनाई और मुझे टाइम लगा फाइल बनाने में, क्योंकि मैंने कोई CA वगैरह की हेल्प नहीं ली। पहले तो सोचने में कि क्या चीज करनी है, एंड आई रियली वांटेड टू स्टार्ट समथिंग जो आगे वाली जनरेशन भी कंटिन्यू करे। अगर मैं सोचूं मैं बुटीक, ब्यूटी पार्लर, जो
प्रोफेशनली महिलाओं के साथ जोड़ा जाता है, हम्म, ऐसा कुछ करूंगी तो मेरे मरने के बाद बंद हो जाएगा। आई वांटेड कि एक जनरेशन का किया हुआ काम दूसरी जनरेशन फायदा उठाए, जो बिजनेस में होता है। तो मैंने ओरा इन्फिनी करके ब्रांड शुरू किया लाइटिंग का, एलईडी लाइट का। आई एम प्राउड टू से आज की डेट में भी ओरा ब्रांड को लोग पहचानते हैं, जानते हैं। मैंने ये काम शुरू करने के लिए लोन फाइल लगाई एंड वहाँ पे जो कमेटी बैठी थी उनका भी कहना ये था कि आप में पोटेंशियल है, बट सिंस यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप कुछ और लाइन चूज कर लो। तो मैंने ये कहा था कि मेरे सामने आप टेक्निकल, जिसको एलईडी के बारे में पता हो, उससे आप मुझे एक डिबेट करवा दे, क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट को स्टडी किया। एंड मेरा लोन सैंक्शन हुआ 20 लाख का और मैंने ये काम शुरू कर दिया। घर के कमरे से शुरू हो, अकेले शुरू हो सफर में, 4000 से ऊपर महिलाएं जुड़ी साथ में। और हमारे जो एक ग्रोथ सेंटर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, एलईडी ग्रोथ सेंटर बना, उसमें 150 महिलाएं ट्रेंड हुई, आज भी वो चल रहा है। घर घर में लड़ियां बन रही हैं। और आप ये देखो कि हमारा जो देहरादून लीची लड़ियों के लिए फेमस था, मैं पुराने धामा वाले से हूँ, तो हमने शुरू से सुना था लीची लड़ियां बनती थी, जो एलईडी आने के बाद बंद हो गया था। बल्ब फैक्ट्रीज देहरादून की बंद हो गई थी। हाँ, मैंने काम इतना नहीं किया, पर हाँ, नाम दे दिया देहरादून को वापस लाइटिंग इंडस्ट्री में। वापस से देहरादून का रिवाइवल वो हुआ। शायद अभी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते कि वो हमारा शुरू किया हुआ कॉन्सेप्ट है। पर 16-17 में हमने पहली ट्रेनिंग दी थी। जेल में दी, महिलाओं को दी, और मतलब ये कह लीजिए अपने साथ बस जोड़ते रहे जो जोड़ना चाह रहा था, और ऐसे आगे बढ़ते रहे। आपकी जो शुरुआत जब आपने की, सबसे पहले मैं वहीं पे आऊंगी कि एक महिला के लिए लोन लेते वक्त आपने जब लिया, दिमाग में कुछ था कि रिस्क ले रही हूँ बड़ा? किसी ने, आपने हालांकि जिक्र भी किया कि बड़ा अमाउंट था, लेकिन जैसे आपने ये रिस्क लिया, आपको लगता है कि और महिलाएं इस तरीके का रिस्क ले पाती हैं काम शुरू करने के लिए? महिला रोज रिस्क लेती है। मैंने ये कह लो, मैंने सोचा नहीं, मैंने कर दिया। मैंने प्रायोरिटी दी अपने सपने को। ठीक है, कहीं अंदर से एक बात थी। मैंने जब ये लोन लिया ना, मेरे साथ एक लड़का भी था जिसने इस लोन को अप्लाई किया, उसका भी 20 लाख का सैंक्शन हुआ। हम लोगों की ईडीपी ट्रेनिंग होती है उसके लिए, वहां तक वो साथ में था। उसके बाद जब मार्केट में ये शुरू हुआ था, बिजली घरों में बल्ब सब्सिडाइज रेट पे मिलने लग गए, उससे बल्ब इंडस्ट्री बहुत सफर करी। उसने काम शुरू नहीं किया, पर मैंने इतना लॉजिक ही नहीं लगाया। मुझे बल्ब में कंपटीशन मिला, मैंने ट्यूबलाइट बना ली। मुझे ट्यूबलाइट में कंपटीशन मिला, मैंने लड़ियां बना ली, क्योंकि लड़ियां कोई बड़ा ब्रांड तो बना नहीं रहा। वी आर दी ओनली वन जिसका ब्रांडिंग के साथ लड़ियां आती है, हम रिपेयर करते हैं। तो कंपटीशन तो मार्केट में रहेगा, रिस्क भी रहेगा। मैंने क्या कहा कि मैंने जब शुरू किया, आई वाज ओनली बेस्ड कि मेरे को सब्सिडी आएगी। ठीक है, जब आपने शुरू किया था तब आपके पास बैलेंस था? मुझे जहाँ तक पता आपके पास 1 रुपया नहीं था। मैंने बोला जीरो से शुरू करने तो गई थी। हिम्मत कैसे आई थी उठाने की, स्टेप लेने की हिम्मत कैसे आई? हिम्मत लेने के लिए पैसा थोड़ी चाहिए, हिम्मत लेने के लिए सिर्फ एक सोच चाहिए। लेकिन कई लोग ये हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, वहीं तो सोचो मत ना। अगर मैं पानी में ये सोच कर कूदूंगी कि मैं पार जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, शायद मैं कैलकुलेशन करती रहूं, मैं इतनी दूरी पे ऐसे चलूंगी वैसे चलूंगी। अरे कूद गए, जब जान बचानी है तो तैरना ही पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने एक्चुअली लॉजिक लगाया नहीं, शायद मैंने सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने नुकसान नहीं खाया। मैंने इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि एक फैमिली बैकग्राउंड, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारी जो परवरिश होती है, वो जो एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है फैमिली का। इस वजह से हम उस हिम्मत से काम ले पाते हैं। मैंने तो फैमिली को बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था मना कर देंगे। अच्छा, जहाँ मुझे पता है मना कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड आई एम नॉट द ओनली एग्जांपल इन दैट। ठीक, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है। मैंने किसी से सीखा तो नहीं, मेरे हस्बैंड इस बैकग्राउंड से हैं, मैं उनको देख देख के सीखी, फिर गूगल से हेल्प ली। मैं आज भी खुद लाइट नहीं बनाती हूँ, पर मेरे सामने कोई बना रहा हो तो मैं उसको गलत सही बता सकती हूँ। ठीक है, और जब मेरी लोन फाइल पे मुझे कहा गया ना, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, तो मैंने कहा कि मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे मैनेज करना है, मुझे टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। एंड बीइंग अ वुमेन से अच्छी कोई मैनेजर नहीं है। मेरा पति 100 कमा के ला रहा है ना, तो मुझे 100 में घर चलाना आता है। 1000 कमा रहा है तो 1000 में भी चलाना आता है। तो महिला से बढ़िया मैनेजर कौन होती है? अब हम छोटी सी अगर बात करें,
अगर एक आदमी बिजनेस काम पे जा रहा है, सुबह उसके उठ के क्या शेड्यूल होता है, उठ के आवाज देगा कपड़े कहाँ है, चाय कहाँ है, नाश्ता कहाँ है, राइट? बिल्कुल। वही उसकी बीवी भी काम पे जा रही है और उसके उठ का शेड्यूल क्या होगा, आपकी चाय रख दी, आपके कपड़े निकाले हुए हैं, ठीक है, बच्चों का लंच तक का कर दिया है, मैं तैयार होकर ऑफिस जा रही हूँ। और शाम को आदमी सीधा घर आता है और औरत ये सोचते हुए आती है कि उसने डिनर में क्या बनाना है। तो वुमेन बाय डिफॉल्ट शी इज मल्टीटास्किंग, है ना? तो हमें अपने मल्टीटास्किंग जो स्किल है जो हम घर में लगा रहे हैं वही हमें बाहर लगाने हैं। बस हाँ ये होता है कि हम पूछ लेते हैं, शायद मैंने भी पूछा होता, मुझे भी मना कर दिया होता, हिम्मत खत्म हो जाती, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो जब आप करने लगे, आपने कहा मैंने पूछा नहीं, और जब रिजल्ट मिलने लगे तब कैसा रिएक्शन था? बीच में पता चल गया था जब करने लगे थे, या जब रिजल्ट वो तो बता ही दिया था कि ऑब्वियसली जब इतना बड़ा लोन लिया वो तो पता लगना ही था। तो चैलेंज क्या लगा है शुरुआती दौर में? अब तक जो चैलेंज आपको लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए उस वक्त, जिससे आप निकल चुके हैं? नहीं, चैलेंज तो कंटिन्यू रहता है। जब से मेरे को इससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत फेमस हुई, क्योंकि मैंने बहुत अलग सा काम चुना था, पर उतना काम नहीं मिला। जनरल बताती हूँ मैं, लोग कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रशंसा क्या होती है कि आप उसका प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है, आपको जितना पॉपुलैरिटी मिलेगी ना, लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अरे इस पॉपुलैरिटी के पीछे तो देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी पहुंच गए। 2020 में मेरा जो प्रोडक्ट है लाइटिंग, दैट्स अ वारंटी वाला प्रोडक्ट। जिन डीलर्स पे माल मेरा था, 1 साल के लॉकडाउन में वो माल तो जीरो हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, 50, 60, 70 लाख का कुछ तो नुकसान आया मेरे को, वो कहाँ से कवर होगा? और जब कुछ गलत होने लगता है तो क्या सुनने को मिलता है, हमने तो पहले ही कहा था। ठीक है, और जब सही होने लगता है, देखा हम आपके साथ हैं। तो कोई नहीं, वो आदत बन जाती है। बस मेरा मानना ये है कि भगवान ने 2 कान के बीच में दिमाग दिया है। जो आपको लगता है कि आपके मतलब की है वो यहाँ ले जाओ, नहीं है तो वो यहाँ से यहाँ निकाल दो। सिंपल सा लॉजिक है अपना लाइफ का। एक माइंडसेट है फीमेल्स को लेकर स्पेशली, कि चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो, फाइनेंशियल इन द सेंस कि अगर हम स्पेसिफिक किसी बिजनेस पे बात कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम सोशल इशू या पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर बात करें, तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत कम दिखता है। चाहे वो घर के अंदर, शायद घर के अंदर कोई महिला पॉलिटिकल इशूज़ पे बात नहीं करती होगी, या बहुत ज़्यादा बिजनेस या इकोनॉमिक चीज़ों को लेकर बात नहीं करती होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से ही फीमेल्स के अंदर वो रिस्क या अपने लिए करने की वो नहीं होती है कि मैं अपने आप से स्टेप ले सकती हूँ? आपको लगता है ये चीज़ें कमी? अच्छा, मैं इसमें आपसे एक सवाल करती हूँ कि फीमेल्स के लिए कौन से काम जुड़े जाते हैं उनके साथ? खाना सबसे पहले, ठीक है। आप गूगल पे रेसिपी ढूंढते हो, किसकी ढूंढते हो? संजीव कपूर मोस्टली। महिलाओं की तो नहीं ढूंढते। बिल्कुल, समझ रहे हो बात? महिलाओं को तो हर चीज में कम आंका जाता है, कहाँ नहीं कम आंका जाता। ये तो हमारे ऊपर है, हम अपनी वैल्यू क्या बना सकते हैं। भाई महिलाएं क्या है कि पुरुष तो सब जगह है ना ऑलरेडी, क्योंकि एक हमारे सोसाइटी में क्या एक कह लीजिए एक अनसेट रूल है कि बाहर का काम आदमी करते, घर का काम औरतें करती। एक सेट रूल लाइन है। हम लोग एक साथ घर में अगर पहुंच रहे हैं तो बीइंग अ लेडी मैं किचन में जाके हाथ धो के चाय रखूंगी, एंड अ मैन विल एंटर द रूम या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करके आराम से बैठ जाएंगे। ये है ना, तो हमें अपनी वैल्यू तो खुद बनानी पड़ेगी। अब रही पॉलिटिक्स की बात, अभी थोड़ा बहुत मैं इस काम से लेकर कह लो कि इतना तक पहुंच गई, थोड़ी सी पॉलिटिक्स में भी आ गई, राइट। तो पॉलिटिकल में भी अगर हम देखें तो हमें अगर आरक्षण की बात करते हैं, हम 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा या जो भी है, तो क्या इतनी महिलाएं हैं हमारे पास राजनीति में भी आने को? क्योंकि कहा जाता है ये लाइन अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जो पैरामीटर्स है वो सेट करने का जो सोसाइटी है दैट इज मेन ओरिएंटेड। तो वो जो चेंज मेकर है वो महिलाओं को तो आगे आना पड़ेगा खुद के लिए बोलने के लिए ना। अगर हमारे लिए पॉलिसीज बनाने वाले ही आदमी होंगे तो वो हमारे बारे में अच्छे से जानते थोड़ी हैं, उनको हमारी प्रॉब्लम्स तो नहीं पता ना। तो जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमेशा पढ़ी लिखी मतलब ये होता है कि आपने कागज पेन से पढ़ा है। जिनका दिमाग अच्छे से चलता है, जो मैनेज कर सकती हैं चीजें, उनको आगे आके बोलना पड़ेगा और ये पॉलिसी सेटिंग में अपने आप को फिट करना पड़ेगा। मैं इसी पे आऊंगी क्योंकि ये जो पॉइंट एजुकेशन को लेकर ही कनेक्ट करता है कि जैसे आपने बताया कि आप जब आपने LED बल्ब बनाने का शुरू किया, आपको टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पता थे इसके,
कैसे वर्क किया इस पे पर, ताकि मात ना खाऊं चीज़ों को लेकर? कई बार एक ये पर्सपेक्टिव भी होता है कि अगर अरे महिला कर रही है बिजनेस, क्या ही चलाएगी, तो कितना मजबूत किया, अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया, किस तरीके से उसको आगे किया? मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने दुश्मनों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। मेरा मानना ये है कि जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, वो हमेशा मेरी कमियां मेरे आगे रख देते हैं और मैं उसको इम्प्रूव करती जाती हूँ। आई टेक देम एज माई टीचर। मतलब मैंने ये बात बहुत देखी है कि मुझे क्रिटिसाइज करने वाले मुझे क्या, हर महिला को मिलते हैं और हम लोग उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं ठीक से कर नहीं पा रही। मैं उसको इस वे में लेती हूँ, वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं यानी कि वो मुझसे ज़्यादा मेरे पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे को डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस मीन्स आई एम समथिंग। तो वो जो पॉइंट मेरा नेगेटिव बता रहे हैं, आई नीड टू इम्प्रूव दैट। तो मैं उसी पे काम करती हूँ कि मुझे अपने आप को और कहाँ इम्प्रूव करना है। खुद क्यों मेहनत करूँ ढूंढने के लिए, बैठे हैं ना, वो ढूंढ के दे रहे हैं तो करे जाओ। और वो जरूरी नहीं है वो क्रिटिसाइज हमें बाहर से ही मिले, घर में भी मिलता है, ठीक है, तो हमें उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। बस इसी तरह से काम चलता रहता है। अभी आपने अपने आप को भी ब्रांड बना दिया, अपनी कंपनी को एक ब्रांड के तौर पे खड़ा किया है। सोशल कॉज पर अगर जाएं, जैसे आपने बताया कि जो काम वाले आपके घर में आते हैं उनके बच्चों को भी आपने इन्वॉल्व किया, ताकि ये जो कारवा शुरू किया वो अभी कितने लोगों में कितना बड़ा परिवार बन चुका है? अब तो काउंटिंग भी नहीं रही। लास्ट जब कोविड तक था तो हम कैलकुलेशन पे थे कि 3,500 से 4,000 महिलाएं हमारे साथ ट्रेंड हो चुकी हैं। परिवार जितना बड़ा होता जाता है ना, वो फैलता जाता है। हम ये नहीं कहेंगे हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्राउड मोमेंट वो होता है जब जेल से कैदी छूट के भी फोन करता है कि मैं जेल से छूट गया, आपसे ट्रेनिंग ली थी, मुझे आगे काम शुरू करने के लिए कैसे हेल्प होगी। तो ये आप ये सोच लो कि हमारा सबसे पहली ट्रेनिंग हमारे द्वारा शुरू करी गई थी एलईडी की, जेल में भी और महिलाओं की भी। सिद्धूवाला जेल में आपने? सिद्धूवाला जेल से शुरुआत थी। हम तो बरेली, लखनऊ जेल भी जाके आ गए, और नारी निकेतन में भी संवासियों को नारी निकेतन में, शिशु निकेतन, बालिका निकेतन, वहाँ तो आज भी हम लोग का समर कैंप विंटर वेकेशन में चलता है, समर वेकेशन में चलता ही चलता है हमारा एक उनके लिए हॉलीडे कैंप। तो ये है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जिसको हमारी जरूरत है, ये तो मैंने कभी कैलकुलेट भी नहीं किया कितनों को लोन फाइन लगाने में हेल्प किया, स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया, वो तो कोई कैलकुलेशन रही नहीं। एक टाइम के बाद नंबरिंग इंसान करना, काउंटिंग करना भूल जाता है। तो वही है। बस हाँ, कहीं आपको मिलेगा ना कि किसी महिला की बनाई हुई लड़ी है, तो सोच लेना डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे कनेक्टेड है। तो अभी क्या प्लान, आगे क्या सोचा है? आपका टर्नओवर बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कैसे उसको परिभाषित करेंगी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा टर्नओवर बहुत अच्छा है। कोविड में बहुत नुकसान खाया था एंड उसको ओवरकम करने में टाइम लगा, और बीच में जैसे सब लोग होते हैं मैं भी डिमोटिवेट होकर एक बार को सोच लिया था कि कुछ नहीं करना वाला सिनेरियो आ गया था मेरा भी, बट कोई नहीं, फिर से हिम्मत बांधी, फिर से शुरू किया है। और मेरा जो कैलकुलेशन रहा वो टर्नओवर पे नहीं है, ब्रांडिंग बेस्ड है, और कितने लोग हमसे जुड़ के फायदा ले सके, क्योंकि एक जगह पे नहीं करा। अगर कोई काम मेरे पास नहीं हो रहा है तो मेरी कोशिश रहती है बिलिंग मेरे से ना होकर दूसरे बंदे से हो जाए। ये नहीं होता कि अपने को ही उसमें काउंट करना है। अभी इस समय अपने आप को थोड़ा सा फिक्स कर दिया है बड़ी लाइटों पे, स्ट्रीट लाइट्स और सोलर स्ट्रीट लाइट पे, क्योंकि जो हम लड़ी का कॉन्सेप्ट कहते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, अब घर घर में सब लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बल्ब ट्यूबलाइट में कोई फायदा रह नहीं गया। अगर क्वालिटी मुझे बड़े ब्रांड के जैसे मेंटेन करनी है, मेरा वॉल्यूम इतना नहीं है, तो मैं उसको नहीं मेंटेन कर सकती। बट ओवर द पीरियड आई रियलाइज्ड कि जो आज भी हमारे पास जो बचा है वो स्ट्रीट लाइट और सोलर स्ट्रीट लाइट का है। और वो गांव-गांव में हमारी लग रही है, पहाड़ों में जा रही है। तो दैट इज इनफ। आई एम नॉट वेरी ग्रीडी कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। आई एम मोर फाउंड ऑफ कि मैं और कैसे हेल्पफुल हो सकती हूँ। मीन्स मेरे को सिर्फ ये नहीं रह गया एलईडी तक फोकस नहीं रह के हम लोग अभी इसके अलावा भी अभी बीच में हमारे पास आया था इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जिसमें बैम्बू टूथब्रश एंड ऑल। अच्छा। तो उसमें भी एक लाइन सेटअप कर दी कि हाँ इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो जो भी चीज़ हमें लगता है इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है, कोशिश ये होती है कि अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसमें भी यूटिलाइज कर सके। आप इसे अकेले रन कर रही हैं, सपोर्ट लेती हैं? नहीं, अब तो पूरी फैमिली साथ में है। अच्छा,
बट तो मालकिन इंडिविजुअल आप ही हैं ये सबका मालिक एक है। ये कहा जाता है अभी। नहीं, सबका मालिक एक है, सब साथ में मिले हुए हैं, सबका हाथ साथ में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे आपने बताया कि शुरुआत में तो आपने अपने वीक पॉइंट्स या टेक्निकल चीज़ें जो नहीं समझ में आती थी उन पे काम किया जिस तरह की। अभी कुछ ऐसा लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिजनेस पार्ट को लेकर समझने की ज़रूरत है, लॉस प्रॉफिट इन चीज़ों में और गहराई से जाने की ज़रूरत है। सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी वाली लाइन चूज करी है मैंने। आई नीड टू कीप ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ। ट्यूबुलर बैटरी से लेके लिथियम फॉस्फेट, तो ये सब आ रही है टेक्नोलॉजी, जो मेरी वोकैबुलरी में नहीं वर्ड्स थे मुझे ऐड ऑन करने पड़ रहे हैं और मरते दम तक करना है। मेरे को शौक भी है, कह लो कि अगर आप मेरा फोन उठा के देखोगे तो वो कहते हैं ना स्क्रॉलिंग में रील्स वो आते हैं जो इंसान देखता है, तो उसमें यही आएगा, बेस्ट बिजनेस आइडियाज, हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस, यही सब मिलेगा। उत्तराखंड से बाहर कितने पैर जमाए हैं आपने, कहाँ कहाँ तक और कितना? बहुत ज्यादा नहीं, बट ये कहूंगी कि हाँ, स्मृति ईरानी जी ने भी हमारी लड़ियां लगाई थी और ग्वालियर भी माल जा रहा है, मतलब एमपी में भी जा रहा है, अहमदाबाद भी जा रहा है, गुजरात में भी थोड़ा बहुत। और हमारा हाँ, लड़ियों ने हमारी बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी। और जो हमारे यहाँ पे काफी लोग जो ट्रांसफर हो गए जाते हैं ना देहरादून से, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, लड़ियां हमारी जरूर मंगवाते हैं। ये चीज क्योंकि उसमें क्या, एक तो इंडियन है, फिर हाथ का टच है, काफी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें जो हमने बनाई है, बहुत मेहनत से बनती है, डबल लेयरिंग, देहरादून की बारिश को देखते हुए पानी में भी डाल दो तब भी खराब नहीं होती। तो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण उसने हमें ऑल ओवर इंडिया में दिया है। स्मृति ईरानी जी तक जब लाइट पहुंची तो उन तक ये खूबियां पहुंचाई गई किस तरीके से? एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था, मतलब ये कहूंगी कि इस लाइट के दम पे मुझे बाय गॉड्स ग्रेस 26 जनवरी पे परेड देखने के लिए भी इनवाइट किया गया। मैं उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, उनको भी देखने का सौभाग्य मिला। प्रेसिडेंट हाउस में भी बुलाया गया, ठीक है। हमारे स्किल मिनिस्टर जयंत चौधरी जी, उनके साथ भी चाय पीने का मौका मिला। तो ये सब चीजें काम के दम पे तो हुई। मैं इस समय पैनल मेंबर हूँ, स्टेट एडवाइजर हूँ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में भी, वो भी इसी काम के दम पर है। वरना मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं घर में ही एक हाउसवाइफ थी जो मन करा जॉब कर लिया, मन करा घर बैठ गई प्राइवेट जॉब में। सिर्फ यही एक मेरा दायरा था और कुछ भी दायरा नहीं था। तो इस काम ने बहुत अच्छी मेरे को पहचान दी है। अब आप लोगों ने भी इसी काम के दम पे बुलाया ना। बिल्कुल जी। तो एक चीज बताइए, जब आपने आज जब अपनी इतनी सक्सेस स्टोरी को जब आप इस तरीके से देखती हैं, बचपन से था कि ऐसा करना है या ऑल ऑफ सडन ये बीच में चेंज आया कि नहीं अब कुछ करना है अलग? अगर मेरे कोई स्कूल फ्रेंड्स इसको देख रहे होंगे ना, तो वो ये कहेंगे केजी से लेकर 12th तक मैं सेंट थॉमसेस में पढ़ी हूँ और 12th के फेयरवेल में मेरे क्लासमेट्स पूछ रहे थे यू आर अ न्यू एडमिशन। मैं इतनी बैक बेंचर, डम्बोज, बस ब्रेक में भी क्लास में बैठे रहना, इतनी चुपचाप थी। अच्छा। और कॉलेज में भी ग्रेजुएशन में डीएवी से किया। बैच इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो भी सुन लें। 2000 बैच था, शायद ही मुझे कोई पहचानता होगा, क्योंकि चुपचाप जाना, सुबह की क्लास होती थी, क्लास अटेंड करके आ जाना, शरीफ बच्चों की तरह। और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान शादी हो गई। शादी के बाद मतलब 2 सालों में 2 बच्चे थे मेरे। तो कोई ऐसा कभी सपना नहीं था। वो तो 2008 में ऐसे ही इंडस्ट्री में जॉब किया ना। इंडस्ट्री में जॉब करने का सोच रही थी उस वक्त या ऐसी पारिवारिक सिचुएशंस को लेके वे करती? ना कोई पारिवारिक सिचुएशन थी, ना कुछ ऐसा था, बस घर में बैठे बैठे एक होता है ना टीवी सीरियल्स देखने का, मेरा कभी रहा नहीं कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही कोई थे, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में कहीं पे जॉब थी और मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लूँ। मैंने वहाँ पे हाउसकीपिंग में शुरू किया था। मैं ये कह लो 10,000 सैलरी की, 2006 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 2006 में मैंने 10,000 सैलरी पे शुरू किया। जिस फैक्ट्री में शुरू किया उनके ओनर थे राजस्थान से और जो फैक्ट्री के जीएम थे पारेख जी, मैंने इंडस्ट्री का काम उनसे ही सीखा है। उनका बेटा यूएस था, तो मेरे ज्वाइनिंग के महीने भर के अंदर वो अपने बेटे के पास चले गए। तो थोड़ा सा ये कह लो कि ट्रस्टवर्दी रही मैं वहाँ पर। तो वहाँ पे जो पूरा काम था वो मेरे जिम्मे आ गया, बिकॉज आई वॉज कोई भी एक जिंदगी का असूल है,
नौकरी करो ऐसे कि जैसे अपनी है, और बिजनेस करो ऐसे कि जैसे नौकरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड बिल्कुल दिस, बिल्कुल है ना, exactly. कि बिजनेस में भी हमारा टाइम बाउंड होना चाहिए, ये नहीं कि अपना काम है जब मर्जी चले जाए। Right. और नौकरी में इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि वो जैसे अपना काम है। तो मैंने वहां पे, जब आप ये कह लो, मेरे को इंडस्ट्री लाइन में 3 महीने के अंदर मैं एक हाउसकीपिंग मैनेजर की मेरा काम था, वो सोप फैक्ट्री थी, कि फ्लोर क्लीन रहे, ये सब सुपरविजन करना था मुझे, ठीक है, सुपरवाइजिंग स्टाफ। वहां से लेके मैं 3 महीने में जनरल मैनेजर थी उस फैक्ट्री में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिटर्मिनेशन। आई वाज अ सिंपल बीकॉम 55% फ्रॉम DAV, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ओनली डिटर्मिनेशन था, काम सीखने की काबिलियत थी, कि मुझे उस फैक्ट्री में साबुन कैसे बन रहा है, कौन से ब्रांड का कैसे बनता है, किसमें क्या यूज हो रहा है, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, लाइसेंसिंग क्या है, सब कुछ सीखा मैंने 3 महीने के अंदर। क्योंकि मेरी आदत थी पढ़ने की, पुरानी फाइल्स देखना, खाली टाइम में टाइम पास नहीं करना। तो हमेशा सीखने का सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको कोई सिखाएगा कभी नहीं, आप पुराने रिकॉर्ड्स को देख के जल्दी सीख सकते हो। तो मेरी आदत यही रही है कि मैं पुराने रिकॉर्ड्स देखती रही। तो 3 महीने के अंदर वहाँ हुआ, और उसके बाद विद इन अनदर 3 months मुझे एक फैक्ट्री से जनरल मैनेजर का ऑफर आया, ट्रिपल ऑफ माई सैलरी। 2008 में आई गॉट द ऑफर फॉर 30,000 सैलरी, गाड़ी, ड्राइवर, कैबिन, ठीक है। उनके ओनर भी वहाँ पे नहीं रहते थे, दे वांट समवन लॉयल। तो आई आस्क्ड माय बॉस इस फैक्ट्री के कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा इतना मैं ग्रोथ नहीं दे पाऊंगा, यू शुड स्विच। कभी किसी से टर्म्स नहीं खराब करे। तो मैंने वो स्विच किया, और जब उस फैक्ट्री में गई, दैट वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्टन्स, पैकिंग बनाने वाली, वो भी काम सीखा। तब मेरे मन में एक ऐसा आया, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं। आई वाज आई थिंक सेलाकुई में 2008 में शायद ही कोई लेडी जनरल मैनेजर थी वहाँ पे, इसलिए पुराने लोग पहचानते हैं मुझे। तो तब मन में ख्याल आया कि कभी अपनी इंडस्ट्री बने, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, देहरादून से, दुकान वाले, है ना, तो वही बैकग्राउंड से हैं। तो एक सपना ही था इंडस्ट्री। शायद अपने खानदान में, हमारे खानदान में ऐसा नहीं कि अमीर नहीं होंगे, अमीर भी होंगे, पर इंडस्ट्री वाली मैं पहली बनी। तो घर में होता है ना कि अगर 2-3 बच्चे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये ऐसी बनेगी, ये ऐसा बनेगा, ये बहुत लायक है। तो आपके घर में था ऐसा कुछ कि ये कुछ बनेगी, ये कुछ मेरे से कोई उम्मीद नहीं थी। कोई माइंडसेट ही नहीं था ऐसा। हाँ। मतलब हमारे टाइम में क्या था कि भाई बेटा है वो दुकान संभाल लेगा, बेटी है उसकी शादी कर देंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट में हम रहे। तो कुछ ऐसी सोच, पर हमें कभी रोक टोक नहीं थी। जैसे हमने अगर कुछ कहा मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, तो कभी रोका नहीं किया। मैंने NTT ट्रेनिंग करी, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, मैंने अपैरल मर्केंडाइजिंग किया। मतलब लोग कहते हैं कि आप बहुत डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो। हाँ, मैं करती हूँ। मैंने कैंटीन भी चलाई है विकास भवन में, कोविड में बंद हो गई थी, उसको रिवाइव किया। अभी भी आप जाके देखेंगे बाहर में जो उन्होंने चाय का वो बनाया है, वो कॉन्सेप्ट हमारा शुरू किया हुआ है कि भाई इतनी जगह वेस्ट क्यों कर रखी है बेकरी के लिए, आप चाय का भी शुरू करो। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ डिफरेंट चीजें, क्योंकि मानना यह है मेरा जिंदगी एक ही है, कोई गम ना रह जाए मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी। तो 12th बैकग्राउंड क्या था आपका? एकेडमिक? कॉमर्स। 12 फिर ग्रेजुएशन आपकी कॉमर्स थी, और फिर आप बिल्कुल बिजनेस फील्ड में उतर आए। हाँ। अब तक जितनी कहानी आपने बताई, एक महिला जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो साथ में एक उसके ऊपर एक घर की जिम्मेदारी भी होती है। अक्सर हम यही सुनते हैं कि बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है। तो आप अपने बिजनेस का ध्यान कैसे रखती हैं और अपने घर का ध्यान कैसे दोनों चीजों को बैलेंस करके चलती हैं? तो हाँ, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्सपेक्टेशंस ये आ जाती है कि बच्चों को होता है कि मम्मी होनी चाहिए, हस्बैंड को होता है कि हाँ इस समय जरूरत है लाइफ पार्टनर की, और बिजनेस कह रहा होता है आ जा इधर। और ये सब जगह होता है, क्योंकि हम वो बिजनेस लाइन में, हम दुकानदारी लाइन में कह लो, हम ये कहते हैं ग्राहक वो मांगता है जो नहीं होता दुकान पे। तो वही कॉन्सेप्ट कह लो कि जिस समय हमें लगता है ना इस समय मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि समझ नहीं आता क्या करें। तो वी नीड टू डिसाइड आवर प्रायोरिटी। अर्जेंसी तो हर चीज की होती है, बट उस अर्जेंसी में भी ये देखना पड़ता है कि ये 10 मिनट बाद होके काम चल जाएगा क्या। बच्चों को थोड़ा सा ब्राइब कर दो, बच्चे तो मान जाते हैं।
हस्बैंड को थोड़ी 2 मीठी बातें बोल दो, ठीक है। देखो हम लोग मैन ओरिएंटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर मैं हर चीज में कहूंगी मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो ईगो मैन का जरूर अफेक्ट होता है। ये सबके लिए है बात, मैं अकेले अपने लिए नहीं बोलूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे घर से मुझे प्रॉब्लम आती है, पर अगर हमें कोई चीज करनी है उसको अगर हम ये ना कह के कि मैं कर लूं, ये कह के कि आप कहो तो मैं कर लूं, कोई फर्क पड़ रहा? बिल्कुल। तो दोहरी जिम्मेदारियां जब हमारे ऊपर होती हैं, कई बार कुछ हिस्सा छूट जाता है, कई की नाराजगी भी देखनी पड़ती है, लेकिन जब परिवार के लोग या आसपास के लोग जो आपके शुभचिंतक हों, जब वो आपको इस सफलता के मुकाम पे देखते हैं, आपके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अखबारों में आपके बारे में छपता है, किस तरह का रिस्पॉन्ड तब होता है, स्पेशली बच्चों का? बहुत प्राउड फीलिंग होती है। आप ये कह लो कि बच्चों का एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना माँ को लेके, बिल्कुल चेंज हो जाता है। कि माँ की जो एक फिगर होती है कि मदर होमली, मदर खाना बना के देगी, मैं कहती हूँ यहाँ पे उल्टा रहा। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, मेरे बच्चे मेरे लिए बना के रखते हैं। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जो मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चों को प्राउड है मेरे पे, मेरे रिलेटिव्स को प्राउड है। घर में अगर कुछ भी होता है, आप ये कह लीजिए किस्मत कह लीजिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, फादर की डेथ हो गई जब स्कूल में थे, मदर को भी अब काफी साल हो गए हैं। भाई मेरा बड़ा है, बट अगर कहें तो मैच्योरिटी लेवल में मैं बड़ी हो गई। तो हर किसी की डिपेंडेंसी आ गई, कुछ भी करना है, कुछ भी होना है, तो ये समझदार है। तो एक महिला ना होके एक समझदार महिला बन गई। पर हाँ, महिला तो जुड़ा ही रहता है हमारे साथ। आप उत्तराखंड में वुमेन एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से देखती हैं? लगता है आपको कि अब आ रही हैं महिलाएं इस फील्ड में, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं? अपने आसपास देखा सर्कल में आपने? हर जगह उत्तराखंड में आप कहीं भी देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही। आप पहाड़ों में जाके देखो, मूंज ग्रास से काम कर रही है, जो घर में काम कर रही है, चाहे तो बेचने उसका पति जा रहा है, पर काम तो वो कर रही है ना। अभी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पर जगह जगह आपको उत्तराखंड की आर्ट एंड क्राफ्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तराखंड की महिला हर काम में आगे है, और इवन उत्तराखंड बनने में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा था। बिल्कुल। तो उत्तराखंड की तो नींव ही महिलाओं के ऊपर रखी गई है। लेकिन कुछ एक है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से टेबल पे आना, जिस तरह से आप आज टेबल पे आके बात कर रही हैं, अपनी बात रख पा रही हैं, आइडियाज को जो है शेयर कर पा रही हैं, वो कमी लगती है कहीं? उसमें अभी कमी है? ऐसा होता है कि अपनी बात कहना और अपनी बात समझाना, दोनों चीजों में अंतर होता है। हाँ, इस चीज में आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारी महिलाएं थोड़ा सा भी पीछे हैं, क्योंकि वो अपनी बात बोल तो रही है बट सही जगह तक पहुंचा नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है। कोई नहीं, वो भी टाइम बहुत जल्दी आएगा जब हम आप जैसे लोग बैठ के इस बारे में काम करेंगे, उनको आगे बुलाएंगे, तो वो जरूर आगे बढ़ के बोलेंगी। थोड़ा सा सिखाने की जरूरत पड़ेगी। अभी बीच में मैं एक मीटिंग में गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ महिलाएं कुछ कहना तो चाह रही है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो वो एक्सप्रेशन ही उनको सिखाना पड़ेगा, कैसे अपनी बात रखनी है। हर कोई तो वो मैं वो कह ही रही थी, हर कोई से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर कोई दुर्गा माँ का रूप धारण करके आ जाए फ्रंट पे और युद्ध करने लग जाए, पॉसिबल नहीं है। तो बस उनको धीरे धीरे हमें वो आर्मी खड़ी करनी है, और हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। और जिस तरह का एक यूनिक आइडिया पे आपने काम किया, इतना बड़ा बिजनेस अपना खड़ा किया, ऐसे बहुत सारे एंगल जिस पे काम किया जाए, बहुत अलग अलग आइडियाज हैं। आपको लगता है उत्तराखंड में ऐसी चीजें हैं जिनको छूने की जरूरत है अभी? उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे कण कण में आपको मिल जाएगा काम, हाथ की कला। मैं देखती हूँ वो टोकरियां बनाती है महिलाएं, कितने अच्छी बनाती हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा जो नमक है एक्सपोर्ट तक हो रहा है, कहाँ पोटेंशियल कम है। एपन आर्ट जो है अभी आर्ट का फ्यूजन फॉर्म में आ चुका है वो। आप कभी IITF जाए, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, उसमें आप उत्तराखंड के स्टॉल्स देखे, आप सोचते हैं सच में ये हमारे उत्तराखंड का है। बहुत प्राउड फील आता है, और मोस्टली आपको महिलाएं दिखेंगी वहाँ पे। और वो जो, क्योंकि मैंने आपकी पूरी जो जर्नी अब तक सुनी और जितनी समझी, आत्मविश्वास की कहीं कमी नहीं थी शुरू से ही, लेकिन वो आत्मविश्वास वो कैसे लेके आए जिनमें वो हिचक है? देखो, आत्मविश्वास ऐसी चीज है जो बाहर से तो आएगी नहीं, ठीक है। लाइफ में कुछ भी काम करना है ना, लॉजिक लगा के करना है। तो हर महिला जिसमें कुछ करने की इच्छा है, वो प्लीज नेगेटिव लोगों से डिस्कस मत करें। सबसे बड़ा सजेशन, जहां से आपको लगता है ना कि ना सुनने को मिलेगी, वहां तो कभी मत बोलो।
जहाँ से आपको लगता है हाँ सुनने को मिलेगी वहाँ बात करो। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि हमारे में इतनी क्षमता है। मैंने अगर 20 लाख का लोन लिया था ना, और मेरे को पता है कि अगर मैं वो नुकसान कर जाती, मेरा लास्ट पता है क्या कहना था? नुकसान करा ना, सारी उम्र नौकरी करके चुका दूंगी, मुझे रोको मत। 10-20 हज़ार की नौकरी तो मिल ही जाएगी। ये कॉन्फिडेंस रखो अपने में कि अगर हमें नुकसान भी होगा, हम ओवरकम करने की क्षमता रखते हैं, तो आप हमेशा कर गुजरोगे। नुकसान इतना कभी नहीं होता कि हम ना उसको पूरा कर सके। एक प्रैक्टिकल पॉइंट इसमें जो है, जैसे कि आपने जब लोन लिया तो आपको पता था कि ये स्कीम है और इस स्कीम के थ्रू मैं जो लोन ले सकती हूँ। ऐसी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं तक शायद ये चीज़ें पहुंची नहीं है, उनको पता नहीं है इस बारे में। आप इसको कैसे देखती हैं? बच्चा जब तक रोएगा नहीं, उसको दूध नहीं मिलेगा ना। आप घर बैठे बिठाए सोचो कि कोई डिपार्टमेंट आके बताएगा कि आपके लिए ये स्कीम, आप आ जाओ। मैं भी तो जिला उद्योग में गई, तब उन्होंने बताया। घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। अगर आप निकलोगे नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। आज के टाइम में तो सब कुछ इतना इजी है कि आप गूगल पे सर्च कर लो। अगर आपको खुद नहीं आता, आप किसी को बोलो। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पता नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन इतने लग रहे हैं। पर अगर आप बिल्कुल ही अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज अगर हम बनाते जाएंगे तो हमें रीजंस मिलते जाएंगे। 1000 रीजन है ना करने के, एक रीजन है करने का। बिल्कुल, तो उस रीजन पे फिक्स हो जाओ ना, जो करने का रीजन है हमारे पास। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कमलप्रीत कौर जी। इनकी तरह हर महिला एक महिला उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना सकती है, लेकिन रास्ते मुश्किल होंगे, पर उनसे निकलकर जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप उस सफलता को नहीं छू सकते। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।